नमस्कार। MSD6 के अंतर्गत आज हम प्रयोगवाद से नई कविता के संबंध की पहचान किस तरह से हुई और किस तरह से उसको जोड़ा गया, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो नई कविता आंदोलन का प्रयोगवाद से निकट का रिश्ता है, किंतु नई कविता का प्रयोगवाद का पर्याय मानना गलत है। यानी ये कहा जा सकता है, एक रूप में ये कहा जा सकता है, प्रयोगवाद और नई कविता ये दोनों का एक दूसरे से संबंध है। लेकिन हम ये कहें कि प्रयोगवाद नई कविता जो है प्रयोगवाद का पर्याय है। पर्यायवाची क्या होता है, यानी उसी का अर्थ है, तो ऐसा कहना गलत होगा। बहुत से लोग नई कविता की शुरुआत 1943 ईस्वी में आगे के संपादकत्व में निकलने वाले तारसप्तक से मानते हैं। ऐसे भी विद्वान हैं जो नई कविता का आरंभ सुमित्रा नंदन पंत और उनके रूपाब 1938 से जोड़ते हैं। कुछ एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य कुकुरमुत्ता 1942 के नवीन काव्य बीजों में नई कविता के बीच की खोज थी। यह भी कहा जाता है कि सन 1942 से 43 में पंत नरेंद्र केदार शमशेर की कविता के जिस धारा के कवि हैं, तार सप्तक उनके प्रवाह की एक लहर है, नदी का स्थिरदीप नहीं। शायद नई कविता 50 वर्षों में सर्वाधिक विवादास्पद और विचारोत्तेजक साबित हुई है। देखिए, ये बात हम जो कर रहे हैं नई कविता के बारे में, ये साठोत्तरी कविता से पूर्व की बात हो रही है। यानी एक आती है नई कविता ही है, वो भी साठोत्तरी के बाद वाली, लेकिन ये बात हो रही है प्रयोगवाद और नई कविता के बीच में। नई कविता और प्रयोगवाद में अंतर क्या है, तो इसको स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि यदि हम ये सोच करके कार्य करें कि प्रयोगवाद का पर्याय है, तो ऐसा नहीं है। नई कविता का अपना एक अस्तित्व है, वो किसी से नहीं, उसमें प्रगतिवाद के भी गुण हैं और प्रयोगवाद के भी गुण हैं। लेकिन वो पर्याय यदि हम उसको मानेंगे तो किसी का पर्याय नहीं है, वो अपने आप में एक अलग है। कविता संबंधी चिंतन के अधिकांश विवाद केंद्र में किसी न किसी रूप में तार सप्तक ही है। वर्षों तक तार सप्तक के प्रयोग और अन्वेषण पर करारी बहसें हुई, जिसका इस्तेमाल अज्ञेय ने भूमिका में किया है। प्रयोग से प्रयोगवाद नाम चलाया गया और इस नाम पर तूफान खड़ा हो गया। अज्ञेय ने बार बार कहा, प्रयोग का कोई बाद नहीं होता, हम वादी नहीं हैं। मतलब किसी ने अज्ञेय जी ने बार बार समझाने की कोशिश की कि प्रयोग का कोई बाद नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब प्रयोग जो है ना, वो चलते रहते हैं, प्रयोग कभी ख़त्म नहीं होते। एक ख़त्म हुआ यानी एक चीज़ का हमने प्रयोग करके देखा। मान लीजिए, एक मैं उदाहरण साइंस के अकॉर्डिंग समझाती हूँ आपको। जैसे हम नमक में और पानी मिलाएं तो ये एक प्रयोग है, और दाल में नमक मिलाएं वो एक अलग प्रयोग है। और हम नमकीन नींबू का नमकीन पानी बना रहे हैं, उसमें नमक मिलाएं तो हम तीनों में नमक मिलाएंगे, लेकिन तीनों में हमें फ़र्क ये नज़र आएगा, तीनों में जो नमक का हमने यूज़ किया है वो तीनों का नमक की मात्राएं कम ज़्यादा होंगी। तो एक तो ये अंतर होगा। दूसरे, उनके फिर यदि कम ज़्यादा मात्रा थी और चीज़ें बराबर थी, यानी 1 गिलास ही पानी हमने लिया था, 1 गिलास ही दाल बनाई थी और 1 गिलास ही हमने जो है नींबू का पानी बनाया था, फिर नमक अलग अलग मात्रा में क्यों डला? वो इसलिए डला क्योंकि जो सादा गिलास था नमक का, उसमें हम ज़्यादा नमक नहीं डाल सकते, वो कम होगा। और 1 गिलास दाल का मतलब कम से कम 300 ग्राम दाल बना रहे हैं, तो उसमें नमक की मात्रा जो हमने गिलास में पानी में डाली थी उससे भी कम होगी, क्योंकि ये दाल है, ये हम वो पानी नहीं पी रहे हैं नमक का। और जो नींबू में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि नींबू की वजह से खट्टापन हो जाने की वजह से उसमें नमक समझ में नहीं आता, तो मात्रा ज़्यादा होगी। तो एक बराबर ही वजन लिया था, लेकिन ये वजन एक बराबर होने के बावजूद भी अलग अलग मात्रा में डालने पर इसका उपयोग अलग अलग तरीके से हो गया। ठीक इसी तरीके, तो ये था प्रयोग। तो उन्होंने कहा ये प्रयोग है, ये चलता रहता है, कभी किसी चीज़ में व्यक्ति प्रयोग करता है किसी चीज़ का। इसी तरीके से कविता का हम बात करें तो आज हम
कविता को दोहे के रूप में दोहे के रूप में हम एक किसी भी एक उपमा को लेकर दोहे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एक किसी भी बिंब को लेकर के हम उसको गीत के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। या जैसे आप प्रेम का ही ले लीजिए, प्रेम को आप दोहे में यूज़ करें तो अलग तरीके से कर सकते हैं, प्रेम को गीत में यूज़ करें तो अलग तरीके से कर सकते हैं, प्रेम को शायरी में करें तो अलग तरीके से कर सकते हैं, प्रेम को अतुकांत कविता में प्रस्तुत करें तो अलग तरीके से कर सकते हैं। तो ये प्रयोग है, तरह तरह से किए गए। गद्य में करेंगे तो अलग तरीके से करते हैं, कहानी में करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे, उपन्यास में करेंगे अलग तरीके से करेंगे, प्रेम की अभिव्यक्ति आत्मकथा में करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे, संस्मरण में करेंगे तो अलग। तो यानी इसका मतलब प्रयोग भिन्न हो गए और प्रयोग चलते रहते हैं। तो प्रयोग का बाद कैसे हो सकता है? बाद माने एक काल, बाद का मतलब हमने कहा भारतेंदु युग, या हमने कहा बाद की बात करी तो हमने कहा जैसे हमने कहा कि आदि प्रयोग बाद का संबंध युग से है, यानी बाद को किसी युग से जोड़ा जाता है, जबकि हम यहाँ पर युग की बात ही नहीं कर रहे हैं। प्रयोग कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, तो बाद की बात कहाँ है? ना ही बाद की बात है और ना ही बादी की बात है। बादी किसे कहेंगे? बादी जो कि उस पर जो बार बार उस पर जो किसी तरीके से अपनी विवाद उत्पन्न करे। बाद और बादी मैंने उसके ऊपर उठने वाले प्रश्नों की श्रृंखला, वो भी अलग चीज़ है। ये ना ये बाद है और ना ये बादी है। तो इन दोनों में से ये दोनों नई कविता में ये दोनों चीज़ें नहीं लागू होती। और प्रयोग बाद में भी, प्रयोग बाद शब्द नहीं है, केवल प्रयोग है, तो वो कभी समाप्त नहीं होते। जैसे अभी भी प्रयोग हो रहे हैं, अभी भी कविता के स्वरूप बदले जा रहे हैं, अलग तरीके से लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जैसे हाइकू रचना बिल्कुल अलग रचना है। पर पुराने आचार्य भला कब मानने वाले थे? आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने इस प्रयोगशील कवियों को प्रयोगवादी ही कहा, लेकिन वो समझ नहीं पाए। उन्हें प्रयोगशील, जो प्रयोग करने वाले कवि थे, इनको प्रयोगवादी ही कहा। पर विरोध से अज्ञे कब्र मारे थे। अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में आचार्य श्री के आक्षेप का उत्तर दिया, पूरी काव्य स्थिति को नए वैचारिक दृष्टिकोण से स्पष्ट किया। उससे आगे चलकर प्रयोगवाद और प्रगतिवाद जिस नए काव्य आंदोलन में घुल मिल गए, वह नई कविता है। और इस तरीके से प्रयोगवाद और प्रगतिवाद ये एक नए स्वरूप में जब उभर के आए, तो वो नई कविता का रूप था। यानी वो जो प्रयोगवाद में एक तो प्रयोग जो तार सप्तक का किया गया था वो, या फिर प्रगतिवाद में केवल प्रगति की चर्चा हो रही थी, तो ये इन दोनों का मिला हुआ रूप, बल्कि एक नया ही रूप इस तरीके से काव्य में उभर करके आ गए, तो वो नई कविता कहलाए। तो धन्यवाद। आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल मैं इसी विषय को आगे चर्चा करूँगी।